हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसी डेस्क जहां पर आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ही डेस्क पर मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी मास्टर क्लासेस का एक कंटिन्यूएशन है, जो कि लेक्चर फिफ्थ में जो हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसका डेमोक्रेटिक राइट्स का जो चैप्टर है ये हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। सेकेंड पार्ट हम अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स के कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया समझे थे कि इन इन चीजों को राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और अब जो हम समझने जा रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें क्या प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उन पर क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं आज भी। देखो, हमने क्या किया था कि हमने पहले समझा था एक्चुअली कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर राइट्स। हमने सोचा समझा था कि राइट्स जो है वो लोगों को दिए जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर्स को अंडर चेक रखने के लिए, लिमिट्स में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब हमने बात किया था कि राइट्स जो है वो कुछ क्लेम्स होते हैं ओवर द गवर्नमेंट, ओवर द सोसाइटी या फिर ओवर अदर पीपल। अब हम समझेंगे कि राइट्स बेसिकली कितने कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, राइट्स जो होते हैं, देखो, सारे तरीके के राइट्स को कवर करना अभी पॉसिबल नहीं है इस लेक्चर में। हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में उनको कवर करेंगे। हम यहां पर एक बात को ये समझेंगे कि राइट्स एक तो हो सकते हैं लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स जो कि स्टैट्यूटरी राइट्स भी कहलाते हैं, जो हमें कैसे मिलते हैं, बाय द स्टैट्यूट्स, बाय द एक्ट्स दैट आर पास्ड बाय द आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव लॉज के थ्रू जो हमें राइट्स मिलते हैं, सो दोज आर द लीगल राइट्स। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं होते हैं, जैसे राइट टू वोट। ठीक है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है। हम दूसरा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि डायरेक्टली कहां मेंशन्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें फंडामेंटल राइट्स में, चलो राइट्स तो हम समझ गए कि कुछ क्लेम्स हैं, बट इसमें फंडामेंटल का क्या मतलब है। देखो, फंडामेंटल जो वर्ड है उसका, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, इसके दो मैं मतलब आपको बता सकता हूं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डायरेक्टली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल का मैंने कई जगह देखा है, कई जगह अपने टाइम पे जब लेक्चर्स किए थे तो उस टाइम पर भी सुना था कि कई टीचर्स ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल वो जो फंडामेंटल है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा क्या है जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता? ऐसा तो कुछ नहीं है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर में डायरेक्टली तो अब की कोई जजमेंट नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की कि जो ये कहे कि फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को भी तो चेंज किया जा सकता है, तो ये अनचेंजेबल तो नहीं हुए। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर फंडामेंटल for the existence of a एग्जिस्टेंस कह लो या फिर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब वो राइट्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए
क्योंकि देखो, एक साइड आप मान लो एक एनिमल है और वही एक ह्यूमन है जिसको कोई राइट्स नहीं है। क्या दोनों में कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। बोथ विल बी मोर और लेस सेम। मतलब जो राइट्स, जो अधिकार एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बनाते हैं, उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, उनके डिग्निटी के साथ सोसाइटी में रहने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ऐसे राइट्स जिनके बिना इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी एनिमल एग्जिस्टेंस, जिनके बिना ह्यूमन वोंट बी एबल टू सर्वाइव प्रॉपर्ली, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गया पहला। एंड सेकंड हम यहां ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राइट्स हैं कि जो अगर बाय चांस वायलेट होते हैं तो इनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, which itself is a fundamental right, and high courts of the various states, all the high courts of India under article 226, and for their restoration the courts have the authority to issue writs. ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्चरी, प्रोहिबिशनरी, तो ये सब रिट्स जो है वो इशू की जा सकती है। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहां क्या लिखा हुआ है किताब में। तो इन इंडिया लाइक मोस्ट डेमोक्रेसीज राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कहां पर मेंशन्ड है, कहां लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सम राइट्स आर फंडामेंटल टू लाइफ एंड हैव स्पेशल स्टेटस। फंडामेंटल टू लाइफ, जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर आपको जिंदगी जीनी है, लाइफ जीनी है, केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, उसके लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स बहुत नेसेसरी है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कनेक्शन विद द प्रियम्बल। तो राइट्स का देखो कनेक्शन क्या है प्रियम्बल में। प्रियम्बल में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये कुछ चीजें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वी विल रीच टू दीज ऑब्जेक्टिव्स, वी विल हेल्प इन सिक्योरिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, और गवर्नमेंट विल हेल्प इन सिक्योरिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। So fundamental rights put these promises into practice, into effect. फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि जो चीजें प्रियम्बल में इंश्राइंड है, जो रूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, हम उन गोल्स तक सच में प्रैक्टिस में, रियलिटी में पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि अगर राइट्स लोगों के वायलेट हुए तो तब इन गोल्स तक पहुंचना वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। ये कुछ बेसिक फीचर होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं, इन टोटो ऑल द फंडामेंटल राइट्स नहीं, लेकिन ये चीज कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, ये चीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर। हर फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू अमेंडेबिलिटी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये बात है। कैन नॉट बी इजिली टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट। बहुत आराम से, आसानी से नहीं, कोर्ट्स बैठे हुए हैं, आसानी से गवर्नमेंट जो है उन राइट्स को नहीं ले सकती है। इंडिविजुअल की फ्रीडम को, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं ये राइट्स। ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि सबको जो है वो फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, अगला देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 14। देखो आर्टिकल 14 को ना मैं पहले समझाता हूं। ठीक है, देखो पहले समझते हैं आर्टिकल 14 है क्या। आर्टिकल 14 के एक्चुअली दो पार्ट्स है। दो चीजें हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। समझते हैं इनको क्या होता है। पहले हम समझते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब कानून के आगे हर किसी को बराबर ट्रीट किया जाए। कानून के आगे हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए। दिस इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आ रही है बात समझ में? इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब चाहे कोई रिच है या पुअर है, ठीक है, चाहे किसी के पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, चाहे कोई जो है वो अपर कास्ट या क्लास को बिलोंग करता है या चाहे कोई लोअर है, एवरी वन इज इक्वल इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड विल बी ट्रीटेड इक्वली। ये तो हो गया आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की। व्हाट डज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मीन्स? ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का क्या मतलब है? देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब ये है कि अब आप मुझे एक बात बताओ, हर कोई क्या सच में इक्वल होता है? इज एवरीवन रियली इक्वल? नहीं, हर कोई इक्वल नहीं हो सकता। कुछ लोग क्योंकि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस का सामना करते हैं, क्योंकि उनके साथ हिस्ट्री में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि उनके साथ बहुत चीजें गलत हुई हैं, इसलिए वो बजाय बाकी लोगों के बराबर नहीं है सोसाइटी में। आ रही है बात समझ में? क्योंकि कुछ लोगों को हमने बेसिक राइट्स सदियों तक नहीं दिए थे। ठीक है, या आज भी अगर हम बात करें तो ड्यू टू सो मेनी ऑफ दी मे बी गवर्नमेंटल पॉलिसीज या मेनी अदर सर्कमस्टेंसेस, कुछ कैलमिटी आ जाए या कुछ आ जाए तो वो लोग जो है वो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे स्लिप हो जाते हैं। तो ये हमारा काम है कि हम जो है, हमारा इन द सेंस ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको एक अलग रीजनेबल बेसिस पे अलग कैटेगराइज करके कुछ एफर्मेटिव एक्शंस दे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके सोसाइटी, ताकि एक बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके। बिहार यूपी के गांव में जो बच्चा 12th क्लास पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है ये वही जानता है, या हम भी जानते हैं कि किस सिचुएशन में पढ़ा है। एक बच्चा दिल्ली में प्राइवेट ट्यूशंस बड़े बड़े स्कूल से पढ़ा है, अच्छी नॉलेज है उसको, एक वो बच्चा, दोनों को कहा जाता है कि गिव नीट एग्जाम, गिव जेई एग्जाम आईआईटी के लिए, या फिर आप जो है क्लैट का एग्जाम में अपीयर हो। तो क्या आपने ये इंश्योर किया कि सब लोगों के बीच में एक मिनिमम लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके? क्या वो सबके सब बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड पर थे? अगर नहीं थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये बोलता है कि कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे, कुछ रीजनेबल बेसिस पे लोगों को सब कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, सोशल या एजुकेशनल बेसिस पे,
या इकोनॉमिकल बेसिस पे, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस क्लास जो ऐड हुई है वो, तो इकोनॉमिकल या सोशल या एजुकेशनल बेसिस पे सब कैटेगराइज करके लोगों को जो आपने सब कैटेगराइज किया, तो एक ग्रुप को आप कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देके अपलिफ्ट करने का काम कर सकते हो। एक कहता है सब बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी को, बट सेकंड बोलता है दी जाएगी बट रीजनेबल होनी चाहिए। अब समझ लेते हैं एक बार कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 जो है इसमें एक टेबल बना दी गई है जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ में क्या है कि नो वन इज अबव द लॉ, एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव का मतलब ये एक नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है इन द सेंस किसी को अगर मैं जैसे आपको बोलूं कि आप ये मत पढ़ो, दैट इज नेगेटिव। मैं आपको बोलूं कि आप उठो और वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, दैट इज पॉजिटिव। मैं कुछ करने के लिए बोल रहा हूं आपको ताकि आपका भला हो, दैट इज पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन। करने के लिए बोल रहा हूं पॉजिटिव वे में। नेगेटिव मतलब कुछ करने से रोक रहा हूं, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। सो नेगेटिव है ये नेगेटिव कैसे है? ये रोकता है स्टेट को कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। डिराइव फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये इंश्योर करता है कि सबको जो है वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी मिले, वो एकदम बराबरी मिले, ठीक है, एक चाहे मिनिस्टर हो चाहे कॉमन सिटीजन हो, सब बराबर है। वहीं आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बोलता है कि अगर कुछ क्लास बराबर नहीं है तो उनको सब कैटेगराइज कर दो, और इन दोनों को जो आपने रीजनेबल बेसिस पे कैटेगराइज किया है, दोनों को जरूरत नहीं है कि सेम लॉ लगाया जाएगा दोनों के ऊपर, किसी को थोड़ा ज्यादा या किसी को थोड़ा डिफरेंशिएशन के बेसिस पे किया जा सकता है इनके ऊपर लॉ को अप्लाई। तो लॉज अप्लाइज इक्वली टू दोज इन सिमिलर सिचुएशंस। अगर ये फॉर एग्जाम्पल एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इनके सबकी सिचुएशंस कुछ सिमिलर रही हैं, तो इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बजाय कि जो बाकी जनरल कैटेगरी के हैं उनको ना दिया जाए, ठीक है। बट ये क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, स्टेट बोलता है कि करिए आप कैटेगराइज लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर सिचुएशंस, जिससे कि उनको अपलिफ्ट करो, ना कि नेगेटिव की तरह। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको किसी को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, बट करो, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दो ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सोसाइटी में क्रिएट हो सके। फिर अगला है ये यूएस कॉन्सेप्ट, ठीक है। 14th अमेंडमेंट, एक 14th अमेंडमेंट से यूएस में भी एक वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो ऐड कर दिया गया था ये। इससे फेयर एंड जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ इंश्योर होता है। स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमने देखे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब एकदम कोई किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी इन सम रेस्पेक्ट, बट अगर ये पता चलता है कि कुछ लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है तो उनको रीजनेबल बेसिस पे लॉ को अलग अलग तरीके से उन पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी अनरीजनेबल। अब हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे इसमें कई बातें ऐसी भी कही गई हैं कि जैसे अगर रेस्टोरेंट ओनर है तो रेस्टोरेंट ओनर किसी को भी एंट्री नहीं रिफ्यूज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या रिलीजन। गर्ल्स को एजुकेशन नहीं डिनाई की जा सकती है क्योंकि वो लड़की हैं, ठीक है। हाउएवर स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर women, चिल्ड्रेन और वीकर सेक्शन। मैंने पहले सोचा था कि बेयर एक्ट दिखा के प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, बट क्योंकि यहाँ हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और एक जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो इसीलिए जो है मुझे वो जरूरत नहीं लगी। फिर आगे देखते हैं। तो आगे फिर ये है कि इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि हर किसी सिटीजन को पब्लिक प्लेसेस का बराबर एक्सेस होना चाहिए। शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमास, पब्लिक वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेग्राउंड। आज के टाइम पर ये इलॉजिकल लग सकता है, आज के टाइम पे लगेगा आपको अरे सबको तो है ही एक्सेस, क्या ही जरूरत थी इसको, आज नहीं लिखा गया था ये लिखा गया था अब से 75 साल पहले।
ठीक है, उस समय पर तो बहुत ही बुरा हाल था और इनफैक्ट गांव देहात में आज भी ये सिचुएशन है, आज भी बहुत जगह ये सिचुएशन है। ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है कि हरिजन नीचे बैठेगा, अपर कास्ट का ऊपर बैठेगा, तो बहुत बुरा हाल है आज भी। ठीक है, in the past people from lower caste were not allowed to enter the temple, well, other public places. The constitution removed this discrimination ensuring equal access. तो constitution ने इसको ऐड इसलिए किया ताकि सबको जो है वो बराबर का एक्सेस मिल सके। The dalit person cannot be stopped from entering a temple or a government office. ठीक है, दलित को रोका ना जाए। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 ये सभी जो है वो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट और इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी या सरकारी एम्प्लॉयमेंट होंगी उनमें किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये चीजें भी जो है वो ऐड की गई हैं। एक इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन और है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो रेसिडेंट्स को जो है वो एक क्राइटेरिया बना सकती है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सम स्टेट्स। तो ऐसे ही तमिलनाडु के लिए बनाया गया था, बट अब वो भी नहीं है वो। ठीक है, अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफिस कैन नॉट रिजेक्ट अ कैंडिडेट जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। एक कैंडिडेट लोअर कास्ट का है इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब वुमेन कैन नॉट बी डिनाइड जॉब बिकॉज शी इज अ फीमेल। ठीक है, विमेन को भी आप जॉब नहीं डिनाई कर सकते हो। रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं एससी, एसटी और ओबीसी और विमेन के लिए, बट ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं होंगे। ये क्या है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई आप रिजर्वेशन फिर क्यों दे रहे हो, जब आप कह रहे हो कि भाई हम तो सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनका लिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, तो दिस विल नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वही, बिकॉज रियल इक्वालिटी मींस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। भाई ऐसा थोड़ी है इक्वालिटी की सबकी सैलरी जो है वो लाख रुपए महीना कर दो, ये इक्वालिटी नहीं है। बट इक्वालिटी ये होती है कि सबको कम से कम लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना कमाने का की अपॉर्चुनिटी दी जाए। कम से कम सबको अधिकार हो कि वो कमा सके। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मींस इक्वालिटी, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की नहीं बात होती है, अपॉर्चुनिटी मिले ताकि सबको कि वो इक्वल जो है वो कमा सके, अपना गुजारा कर सके। ठीक है, तो रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट वीकर सेक्शन गेट्स फेयर चांस टू compete इन एजुकेशन एंड जॉब्स। रिजर्वेशन से ये होता है कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो compete कर सके। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जांपल है कि कुछ सीट्स को जो है वो कॉलेजेस में या फिर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व कर दिया जाता है कि इन पर जो है वो केवल एससी या एसटी जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट, नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं। इट स्टैंड्स फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मींस अनटचेबिलिटी मतलब वो फॉर्म जिससे हम किसी को भी जो है किसी के साथ भी भेदभाव करते हैं कि वो छू नहीं सकता आपको। पहले तो ये था कि भाई परछाई भी ना पड़ जाए किसी की। ठीक है, ऑल सच फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि लोअर या इम्प्योर कहने, सो कॉल्ड लोअर या इम्प्योर लोगों के साथ किया जाता है, दैट शुड बी अबॉलिश्ड। बेयर एक्ट में लिखा हुआ है अब अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स शुड बी अबॉलिश्ड। ठीक है, इन द पास्ट लोअर कास्ट पीपल, उनको जो है ना टेम्पल्स में जाने दिया जाता था, ना उनको जो है वो पब्लिक मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। तो उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको यहाँ पर जो है वो अबॉलिश किया गया है। ठीक है, सो दे वर फोर्स्ड टू लिव सेपरेटली एंड डू नॉट एंड डू लो स्टेटस जॉब्स। ठीक है, तो उस चीज को जो है यहाँ आर्टिकल 17 में मतलब ऐड करके इस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करेंगे टाइटल्स। तो टाइटल्स एक्चुअली क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स भी जो है वो कई लोगों को जैसे मार्शल, ठीक है, तो ये सब कुछ ना टाइटल्स दिया करते थे, या फिर ना पहले के कुछ हेरिडेटरी रॉयल टाइटल्स हुआ करते थे जो कई लोगों को दिए जाते थे। ठीक है, तो उन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है क्योंकि दोस टाइटल्स वर अ मार्क ऑफ हेरिडेटरी प्रिविलेज that were enjoyed by certain communities। ठीक है, तो यहाँ पर उन हेरिडेटरी बेसिस के टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है कि कोई नहीं रख सकता है टाइटल्स। ठीक है, तो ये बात है, नो इंडियन कैन एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। आप किसी बाहर के देश से बिना जो है वो कुछ
एक्सेप्शन है उसमें, बट अदरवाइज आप जो है बाहर के किसी देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अ गवर्नमेंट कैन नॉट ग्रांट रॉयल टाइटल लाइक महाराजा और राजा, ठीक है, ये सब कोई रॉयल टाइटल जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं ये आप नहीं दे सकते, जो होंगे वो भी अबॉलिश कर दिए गए, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सब इंडियन जैसे सर, राय बहादुर, मार्शल ये सब दिए जाते थे, वो भी खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी टाइटल्स को लोगों में इक्वलिटी को लाने के लिए जो है रिमूव किया, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फिर एक बात हुई थी कि भाई क्या ये टाइटल्स भी जो है वो दिए जा सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म अवार्ड, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री। तो ये बेसिकली फिर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की कि ये टाइटल जो है वो एकेडमिक टाइटल्स हैं, दीज टाइटल्स आर नॉट हेरिडेटरी टाइटल्स। और हेरिडेटरी टाइटल्स जो है क्रिएट्स इनइक्वालिटी, but these titles that are based on academic performances, so these titles never creates inequality, that is why these titles were allowed, okay। आगे हम बात करते हैं, तो वाई इज द राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, ये इंश्योर करता है कि किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो अंडर द लॉ। ये इंश्योर करता है कि लोगों के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, बैकग्राउंड उनको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अनटचेबिलिटी खत्म हो, और कोई भी जो है वो कानून के सामने बड़ा छोटा ना हो, सब क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ठीक है। इसमें राइट टू फ्रीडम इंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन फ्रीडम्स नेसेसरी फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट एंड गारंटी पर्सनल लिबर्टी इन डेमोक्रेसी। एक्चुअली होता क्या है, देखो फ्रीडम, तो यहां पर बात की जा रही है फ्रीडम की। तो क्या फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम, किस प्रकार की फ्रीडम? क्या आपको वो करने दिया जाए हर वो काम जो आप करना चाहते हो, क्या ये फ्रीडम है? इज दिस द फ्रीडम? नहीं। बेसिकली फ्रीडम मतलब होता है कि यू शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपके डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं इन अ डेमोक्रेसी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको वो चीजें करने दिया जाएगा। दैट इज फ्रीडम, नॉट व्हाट आप सोच रहे हैं कि भाई सबको फ्री नहीं। तो इन पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट आपकी फ्रीडम के ऊपर इंपोज नहीं कर सकती, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम को देखेंगे हम, ठीक है, विद एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ constraints on the freedom of individual। डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कि क्या मतलब होता है राइट टू फ्रीडम का, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ constraints on the freedom of individual, ठीक है, कोई भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन का अभाव इज कॉल्ड एज फ्रीडम, ठीक है। इट इंश्योर्स कि सिटीजन्स जो है वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकें कहीं पर भी जो है पूरे देश में, एक्सेप्ट फ्यू ट्राइबल एरिया जहां पर जाना थोड़ा मना किया गया है, तो क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, तो उनपे वहां मूव कर सके, ठीक है। अपने अपने डिजायर्ड ऑक्यूपेशन को जो है वो परस्यू कर सके, ठीक है, तो विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, तो ये होता है फ्रीडम, ठीक है। हाउएवर फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, कहीं सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फ्रीडम दूसरे की फ्रीडम को हार्म करे, ये नहीं होना चाहिए। सच काइंड ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अ पर्सन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट दे कैन नॉट इंसाइट वायलेंस और स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो कोई बात नहीं, बट आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर सकते हो। आप ऐसी बात नहीं बोल सकते हो जिससे वायलेंस हो जाए, तो लोगों की फ्रीडम हार्म हो गई वायलेंस से, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में 6 कौन कौन सी फ्रीडम्स दी गई है। एक तो ये है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, यूनियन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन या बिजनेस और ट्रेड। देखते हैं इनको एक एक करके। देखो फर्स्ट इज कि राइट टू
फ्रीडम में आर्टिकल 19 के अंडर जो फर्स्ट फ्रीडम गारंटीड है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजंस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, थॉट, बिलीफ फ्रीली थ्रू स्पीच, राइटिंग, आर्ट और एनी अदर मीडियम। मतलब आपको एज अ सिटीजन सभी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को, अपने थॉट को, अपने किसी भी चीज को इंटरनल उसको आउटराइटली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, थ्रू किन मीडियम्स के थ्रू? या तो बोलकर, लिखकर, आर्ट के फॉर्म में, या किसी भी अदर मीडियम से उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई? देखो, डेमोक्रेसी में लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही है उनको हाईलाइट करने का, उस गलत काम को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आपकी स्पीच जो होती है उसमें हेट्रेड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट हेट्रेड। ठीक है, वायलेंस नहीं उससे इंसाइट होनी चाहिए। आप किसी को अपनी स्पीच के थ्रू डिफेम नहीं कर सकते हो, किसी को गलत नहीं बोल सकते हो जो पब्लिकली उस इंसान की इमेज को खराब करे। आप जो है किसी के भी अगेंस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं जो है स्प्रेड कर सकते हो, गलत नहीं बोलना है, रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन नहीं बोलनी है। कैन नॉट बी यूज टू रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सिडिशन में आ जाता है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़का नहीं सकते हो ताकि लोग जो है मजबूर हो जाए गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने पे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप रेबेलियस एक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज यहां पर दिया गया है, इनको फिर डिटेल में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, जैसे आप जो है कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए, आप जो है कोई स्पीच दे सकते हो, बट वो स्पीच जो है वो कहीं भी कम्युनिटी में कोई वायलेंस ना करते। ठीक है, उस स्पीच की वजह से कहीं कोई कम्युनिटी में वायलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सेकंड है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली मतलब आप जो है वो मीटिंग्स कर सकते हो, पोसेशन कर सकते हो, रैलीज कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो किसी भी इशू पर एक इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि वो कहां होना चाहिए? पब्लिक लैंड पर होना चाहिए। ठीक है, आप किसी प्राइवेट लैंड पर नहीं कर सकते हो। अगला फिर इसमें यह है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे ताकि लोगों को, डेमोक्रेसी में कई सारे लोगों की डिमांड्स होती हैं, जो लोग चाहते हैं कि कलेक्टिव वे में गवर्नमेंट तक पहुंचाएं अपनी उन डिमांड्स को। तो इससे क्या होता है कि लोग जो ये प्रोटेस्ट करते हैं, पोजीशन करते हैं, इससे लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने में लोगों के सपोर्ट को हेल्प होती है इससे। तो ये राइट इसीलिए एसेंशियल है। ठीक है, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आपकी जो मीटिंग्स हैं, आपकी जो पोसेशन है, रैलीज है, वो पीसफुल होनी चाहिए, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, आप पब्लिक ऑर्डर को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हो। ठीक है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पूछी जाती है प्रीलिम्स एग्जाम में, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आती है कि आपको पब्लिक ऑर्डर को जो है वो वायलेट नहीं करना है, आपको वायलेंस नहीं कॉज करनी है। ठीक है, अलाउड क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट, बट नॉट अलाउड क्या है? एक ऐसी रैली जहां पर मिल करके पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कि थर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीडम कौन सी है आर्टिकल 19 में? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर कॉज को लेकर के कोई भी, जैसे ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, क्लब, इनको फॉर्म कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि आप केवल इनको फॉर्म कर सकते हो, राइट टू फॉर्म है आपके पास, बट नॉट राइट टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, आप इनको रजिस्टर्ड कराने का राइट नहीं रखते हो, बट फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में आपको जो है इसको फॉर्म करने की फ्रीडम दी गई है। ठीक है, रजिस्टर करना उस पर्टिकुलर रजिस्टरिंग अथॉरिटी के हाथ में होता है। ठीक है, एसोसिएशन कैन नॉट प्रोमोट इलीगल एक्टिविटीज, ऐसी एसोसिएशंस को तुरंत बैन कर दिया जाएगा जो एसोसिएशन गलत काम को करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीटली बैंड। क्या अलाउड है? ट्रेड यूनियन, बट क्या नहीं अलाउड है? टेरर ग्रुप्स। ठीक है, अगला है इसमें फोर्थ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मतलब लोग जो है वो फ्रीली पूरे देश में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा,
लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यूनिटी बढ़ेगी, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, नेशनल यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। बट इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पर या फिर अगर किसी एरिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर इमरजेंसी है, उस समय आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्या अलाउड है? आप असम से जो है मूविंग असम, असम मूविंग टू दिल्ली फॉर अ जॉब, अब असम से कोई इंसान जो है वो दिल्ली आ रहा है जॉब के लिए, अलाउड है, ठीक है। बट मिलिट्री बेस में बिना परमिशन के घुसना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कंसर्न है, वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट का जो है वो कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या फ्रीडम दी गई है कि आप जो है किसी भी जगह पे रह सकते हो पूरे देश में, कहीं भी सेटल हो सकते हो, पूरे देश के किसी भी पार्ट में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अब आजकल क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो है वो एंटी मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, सन ऑफ सॉइल थ्योरीज दे रहे हैं कि भाई हम यहाँ के हैं, यहाँ केवल हम रहेंगे, बाहर के इन्वेडर्स हैं, ये वो है ना, बहुत इशू चल रहा है, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि लोग जो है वो गांव से सिटीज में काम के लिए, एजुकेशन के लिए मूव कर सकें, रह सकें, सेटल हो सकें। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कुछ ट्राइबल एरियाज में जो है वो ताकि उनका कल्चर ना डिस्ट्रॉय हो, कल्चरल थ्रेट्स की वजह से जो है उन वहां पर मूव करना थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो है आप फिर भी जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सेटलमेंट में दिक्कत आती है वहां पे, ठीक है। अलाउड क्या है भाई, केरला, पर्सन फ्रॉम केरला सेटलिंग इन मुंबई फॉर वर्क अलाउड है। नॉट अलाउड क्या है कि आप ट्राइबल एरिया, जहां प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरिया है, वहां पर आप जाकर के कह रहे हो कि भाई मुझे सेटल होना है, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिक्स्थ, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू चूज एनी जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस। आप कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस आप जो है चूज करो, आप कोई भी जो है चीज को मतलब आप अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एक इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे अब आपको मान लो बनना है डॉक्टर, तो आप क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, आप जो है एमबीबीएस की डिग्री ले लो, फिर आप बन जाओ। एमबीबीएस की डिग्री लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे ट्रेन डॉक्टर्स ही केवल जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ और सर्टेन ट्रेड्स होते हैं ऐसे, जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स को बेचना, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है पब्लिक एक्टिविटी से। अदरवाइज आप कुछ भी करो, आपको जो है वो फुल अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। अलाउड क्या है, एक वुमेन का इंजीनियर बनना कंप्लीटली अलाउड, बट प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विदाउट अ मेडिकल डिग्री इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे, इसमें है कि प्रोटेक्शन, अच्छा अब आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूडेड है हम वो देख लेते हैं। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट लीगल प्रोसीजर, इसके दो पार्ट है, ठीक है। नो वन शैल बी डिनाइड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। देखो अब इसमें एक बात है कि आपको आपकी लाइफ कोई नहीं ले सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। योर लाइफ कैन नॉट बी थ्रेटेन्ड, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, इसमें क्या केवल लाइफ का मतलब कि आपको कोई मार नहीं रहा है, क्या केवल ये है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइफ को, लाइफ के वर्ड को और ज्यादा आगे चल के जो है वो ब्रॉडन अप किया है, और ये कहा है कि राइट टू लाइफ में केवल जीना नहीं आता है, बट राइट टू लाइफ में और भी बहुत चीजें आती हैं। जैसे एक इंसान केवल एनिमल एग्जिस्टेंस में नहीं जिएगा, उसको पानी, कपड़ा, मकान, रोटी, शेल्टर, क्लीन सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, ये सब चाहिए, क्लीन एयर, ये सब चाहिए। तो इन चीजों को भी फिर जो है वो ऐड किया गया है। आपकी पर्सनल लिबर्टी को जो है वो कोई हार्म नहीं करेगा, आपके पास पर्सनल फ्रीडम है, उसको कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर यही दी गई है फर्स्ट में, कि लीगल प्रोसीजर। अब मान के चलो कि कोई जो है वो रेपिस्ट है, कोई जो है वो मर्डरर है, किसी ने बहुत सीवियर क्राइम किया है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम किया है, क्या उसको जीने का अधिकार है? तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ लेने का अधिकार किसको है? लॉ को। तो एक प्रोसीजर जो लॉ डिफाइन करता है, एक तरीका जो लॉ डिफाइन करता है, केवल उस लॉ के डिफाइंड तरीके से जो है वो इंसान की लाइफ ली जा सकती है, अदरवाइज जो है नहीं ली जा सकती है। एंड फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो लॉ है वो केवल कौन बना सकता है? दैट कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, क्लियर, ठीक है। आगे एग्जांपल, जैसे कोर्ट ऑर्डरिंग द डेथ पेनल्टी आफ्टर अ फेयर ट्रायल,
ठीक है, वो अलाउड है। जैसे पहले आईपीसी बनाया गया था, ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा, तो आईपीसी के अंडर जो है वो सजा लिखी हुई थी। अब जैसे वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो उसके अंडर प्रोसीजर जो पार्लियामेंट बनाती है, उससे जो है वो किसी की भी जान ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं ली जा सकती है, ठीक है। नॉट अलाउड क्या है? पुलिस किसी को भी बिना किसी लीगल ऑर्डर के एनकाउंटर किलिंग कर दे रही है, दैट इज नॉट अलाउड। Encounters are rare of the rarest cases, but are made generalized things in the क्या लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब किया जाता है, ये पुलिस जो है वो यूजुअली एनकाउंटर कर रही है, ठीक है, फेक एनकाउंटर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, केस स्टडी है, जैसे ग्वाटानामो बे में प्रिजनर्स को जो है वो फेयर ट्रायल कुछ नहीं दिया गया, उनको कोई लिबर्टी नहीं दी गई। कोसोवो के केस में इनोसेंट पीपल को जो है बेवजह बिना किसी जस्ट तरीके के मारा गया, ठीक है। तो ये था डिनायल ऑफ आर्टिकल 21 फॉर देम, ठीक है। अभी अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें हमें पता चलेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। मतलब आर्टिकल 22 जो है वो क्या बोलता है कि आपको जो है वो गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। पुलिस कैन नॉट आर्बिट्रेरीली अरेस्ट यू। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, सर्टेन लीगल राइट्स मस्ट बी फॉलोड। अगर पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है तो कुछ पर्टिकुलर राइट्स को जो है पुलिस को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उसको जो है उसके जो किस लिए उसको अरेस्ट किया है उस इंसान को आपको इन्फॉर्म करना होगा। फिर मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटे, 24 आवर के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं ट्रायल। आपको उसको जुडिशियल ट्रायल पे ले जाना होगा। आपको जो है उस इंसान को जुडिशरी के पास ले जाना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर जज विल डिसाइड कि उसकी पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड करना है या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, ठीक है। अगला है, दे हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर फॉर देयर डिफेंस। उनके पास ये अधिकार होता है कि वो एक लॉयर को भी कंसल्ट कर सके। दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड बाय अ लॉयर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक तो इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के नेशनल रीजन से जो है वो राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। ये भी आर्टिकल 22 में ही लिखा हुआ है। प्रीलिम्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या उनके पास जो लोग जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में, डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में है, तो उस प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या उस इंसान के पास में जो है कुछ राइट्स हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट। अच्छा, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि एक जर्नलिस्ट को अगर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अरेस्ट कर लिया गया तो वायलेशन है आर्टिकल 22 का, ठीक है। एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया और उसको आफ्टर अ लीगल वारंट, लीगल एंड अ वैलिड अरेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक जो है लीगल और एक वैलिड अरेस्ट होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वाई इज द राइट टू फ्रीडम इंपॉर्टेंट। क्यों राइट टू फ्रीडम इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, लोगों की लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है, लोगों को जो है वो स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार मिलता है, लोगों को जो है कहीं भी सेटल होके काम करने का, किसी भी प्रोफेशन ट्रेड को जो है अपनाने का अधिकार मिलता है, लोगों को गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम है बट साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। क्यों? क्योंकि आप ताकि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचा सको, तो इसलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है। तो ये सब कुछ बातें हैं, आगे देखते हैं फिर। तो अब बात करेंगे हम कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। तो मीनिंग ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसके खुद के विल के अगेंस्ट। जैसे अगर मान के चलो कि इसमें ना कुछ और डायमेंशंस भी हैं। जैसे एक होता था बिगार सिस्टम, कि भाई आपने किसी से पैसा ले लिया, कोई जमींदार है, कोई साहूकार है, कोई तालुकदार है, कोई पैसे वाला इंसान है, उसने आप उससे आपने पैसा ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद आप चुका नहीं पाए, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया आपके ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल को वो अपने घर में काम करवाएगा, अपने खेतों में काम करवाएगा, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, आपको पैसे भी नहीं देगा। एक तो आपके विल के अगेंस्ट जो है यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, तो ये हो गया। और दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके डायमेंशन को ब्रॉडन अप करके ये भी कहा है कि अगर एक इंसान को मिनिमम वेजेस से कम में काम करने को मजबूर किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट दी वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल। कि भाई वो इंसान अपने आप से तो मिनिमम वेजेस से नीचे काम करेगा नहीं, ठीक है। तो अब वो वायलेशन ही हुआ। कैसे वायलेशन हुआ? कि भाई वो जबरदस्ती ड्यू टू हिज इकोनॉमिक नीड्स वो कंपेल्ड है उसको काम को करने में, ठीक है, तो वो भी इस राइट का वायलेशन है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि कोई भी आदमी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो काम करे, कोई भी अपने मर्जी के बगैर, ठीक है, वो अपनी बिना मर्जी से कोई काम करे नहीं मजबूर किया जा सकता है। दिस राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड और ऑप्रेस्ड, ताकि किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के किसी इंसान को जो है वो ऑप्रेस ना किया जाए, इसलिए काम आता है ये राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है, जबरदस्ती लेबर के काम को बैन किया गया है, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ऐड किया गया है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो की प्रोविजंस ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नंबर 1 है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन, नंबर 2 है जबरदस्ती बेगार सिस्टम फोर्स लेबर को बैन, और नंबर 3 है चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। ठीक है, तीनों को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23। इसमें क्या किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसान को खरीदना या बेचना, जस्ट लाइक अ कमोडिटी, ठीक है। तो जब इंसान को खरीदा या बेचा जाता है, उनसे जबरदस्ती लेबर का काम कराया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता है, या कोई स्लेवरी का काम कराया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीटली किसी भी फॉर्म के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, एंटी ट्रैफिकिंग लॉज बनाए हैं। गवर्नमेंट इन द सेंस कि पार्लियामेंट हैज द ओनली अथॉरिटी टू मेक द लॉज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट ने एंटी ट्रैफिकिंग लॉज भी बनाए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, किसी विमेन को किडनैप करके प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स करना, या फिर बच्चों को बेचना फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, दिस इज अगेंस्ट दिस राइट। ओके, अब अगला अगर हम बात करें बी का, तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, बेगार सिस्टम को प्रोहिबिट किया गया है। तो बेगार सिस्टम क्या है, किसी इंसान को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करना, बिना किसी वेज को दिए, पैसे दिए, या फिर बहुत बहुत कम वेजेस दे करके, ठीक है। तो इट ऑफन हैपेंस व्हेन पुअर पर्सन आर फोर्स्ड इनटू लेबर बाय लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स। इसमें मनी लेंडर्स या लैंडलॉर्ड जबरदस्ती किसी से काम करवाते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में बॉन्डेड लेबर भी होता है, जैसे इंडिया के अंदर भी एक बार बॉन्डेड लेबर का एक केस सामने आया था, ठीक है। तो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में जो है वो आसाम जैसी जगहों पे काम करवाया जाता था, और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी बना दिया गया था कि पासेस चाहिए होंगे, अगर यहाँ से बाहर जाना पड़ा तो आपको बाहर नहीं जाओगे, और पासेस दिए ही नहीं जाते थे। तो फिर जब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, तो उस टाइम पर वो सब लोग निकल के बाहर भागे कि भाई बाहर में जाओ, तुम, हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। गांधी जी आ गए हैं अब, ठीक है, हम उनका स्वराज में उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा हुआ था इंडिया के केस में भी, ठीक है। तो वेयर पीपल आर फोर्स टू वर्क फॉर लाइफ टाइम टू रीपे द डेट्स, उनका इतना कर्जा उनको बता देते हैं बेवजह कि भाई अब तुमको सारी जिंदगी काम करवाएंगे, ठीक है, करवाते भी है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, एक अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट बनाया गया 1976, बॉन्डेड लेबर इलीगल। नरेगा बनाया गया, नरेगा से ये था कि भाई लोगों को जो कंपेल किए, लोगों को एक बेयर मिनिमम जो है वो सब्सिस्टेंस की नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, ताकि उनको एक राइट टू वर्क दिया जाएगा, ताकि वो लोग जो है वो काम करने का अधिकार दिया जाएगा उनको, ताकि वो लोग काम कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, फोर्स लेबर के, लैंडलॉर्ड फोर्सिंग फार्मर टू वर्क इन हिज फील्ड विदाउट पेइंग देम, ठीक है। अगर कोई एक लैंडलॉर्ड जबरदस्ती किसी से काम करवा रहा है अपने खेत में बिना उसको पैसे दिए, तो ये जो है वो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आएगा। फैक्ट्री ओनर मेकिंग वर्कर्स लेबर अंडर डेंजरस कंडीशंस विदाउट फेयर वेजेस, बिना सही वेजेस दिए बच्चों से अगर काम करवा रहे हैं, बड़ों से भी करवा रहे हैं, डेंजरस कंडीशंस में बिना सही पैसे दिए, वो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आएगा। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो जो थर्ड है, तो थर्ड इसमें ये है आर्टिकल 24 में कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। 14 साल से कम के बच्चों का लेबर के रूप में काम करना इस फैक्ट्री में, माइंस में, किसी भी हजार्डस प्लेस में कंप्लीटली बैन है। जैसे फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में, बीडी मेकिंग में, कारपेट वीविंग में, या फिर वो जो ईंट के भट्टों में काम करवाया जाता है बच्चों से, 14 साल के से कम के बच्चे जो फैमिलीज के साथ ही वहीं रहते हैं और काम करते हैं, बैन है एकदम, ठीक है। चाइल्ड लेबर अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एजुकेशन, हेल्थ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसने कि चाइल्ड लेबर को कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में बंद कर दिया था। फिर एक राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया है, जिससे कि आर्टिकल 21 ए को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12 साल का बच्चा अगर फायर और फैक्ट्री में काम कर रहा है, बैन है, ठीक है। और चिल्ड्रन क्लीनिंग डिशेस एट रोड साइड, वो जो
छोटू छोटू जो काम करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है, लोग छोटू चाय लेके आ, अरे भैया देख तो लो उसकी उम्र क्या है, वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भाई एक तो ह्यूमन की डिग्निटी है, उसको सामान की तरह खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, उसको बैन किया गया है। वीकर सेक्शन जिनके राइट्स को वायलेट करके उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। किसी भी फॉर्म के चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है सबको बराबर के राइट्स दे करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, अब रिलीजन रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की, आर्टिकल 25 टू 28 की। तो इसमें क्या है कि किसी भी इंसान को कोई भी पर्टिकुलर जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना, प्रोपागेट करना, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपागेट करने की फ्रीडम दी गई है, ठीक है। कोई दूसरा इंसान इंटरफेयर नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, किसी को नहीं बताएगी गवर्नमेंट, ना कोई दूसरा आदमी बताएगा कि आपको किस रिलीजन को प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है और प्रोपागेट करना है बाय राइटफुल मीन्स, ठीक है। अच्छा, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, रिलीजन क्या होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा लोगों का, ठीक है। तो पब्लिक रेल्म में कोई रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी रिलीजन को जो है वो अपना स्टेट रिलीजन नहीं बताएगी, ठीक है, सबका रिलीजन अपना अपना होगा, कोई कोई भी रिलीजन फॉलो करे, दिस इज सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म बेसिकली। तो गवर्नमेंट अगर मतलब प्रमोट भी करेगी तो सब रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगी, ठीक है। तो पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीव्स कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स और द लॉ ऑफ द लैंड। रिलीजियस बिलीव से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा तो फंडामेंटल राइट से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, रिलीजियस बिलीफ से देश नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। खैर कहने की बातें हैं। अच्छा, सो की प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ए है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, 26। उसके बाद में नो टैक्स फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, 27। और 28 है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देख लेते हैं हम इनको, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट। तो देखो पहला है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। प्रोफेस का मतलब हर किसी को क्या राइट दिया गया है, प्रोफेस का, प्रैक्टिस का और प्रोपागेट का। प्रोफेस मतलब होता है ये डिक्लेयर करना, आप फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हो बिना किसी डर या फिर जबरदस्ती के कि आप किस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस का मतलब आप उस ही फिर रिलीजन के जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, तरीके होते हैं रहने सहने के, उनको फॉलो करके आप जो है अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अगला है प्रोपागेट, आप दूसरों को बताओ, दूसरों को समझाओ उसी रिलीजियस की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल ऑन इट, ठीक है। फिर हम देखेंगे कुछ रेस्ट्रिक्शंस। तो हम इसमें अब इसमें देखेंगे रेस्ट्रिक्शंस। तो देखो रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं तो इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि भाई आप किसी को थ्रेट नहीं दे सकते हो, आप किसी को ब्राइब नहीं दे सकते हो कि भाई आप जो है वो चावल की बोरी ले लो, आटा ले लो और आप जो है हमारे धर्म को प्रोफेस कर लो, ये वो पता नहीं क्या से क्या ड्रामेबाजी चलती रहती है, आप वो सब नहीं कर सकते हो, दैट इज इलीगल। आप किसी को अपने धर्म के बारे में बता के अपने धर्म की वैल्यूज को प्रोपगेट कर रहे हो, दैट इज राइट। बट व्हाट हियर इट इज रिटन कि भाई आप किसी को थ्रेट दे के, ब्राइब दे करके अगर आप किसी को जबरदस्ती अपना धर्म बदलवा रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग, ठीक है। फिर अगला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है भाई। अगे इफ दोज प्रैक्टिसेस आर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ठीक है। तो अब देखो ऐसा था, मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ, एक छोटी सी बात है। देखो एक चीज समझते हैं, ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। देखो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। क्या मतलब है सेक्युलरिज्म का, ये स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। अगर रिलीजन होगा भी
तो रिलीजन जो है वो लोगों का प्राइवेट अफेयर होगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द प्राइवेट अफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट आपके जो प्राइवेट अफेयर है कि आप कौन सा रिलीजन जो है वो प्रोफेस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोपेगेट कर रहे हो, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। देखो इसके ना बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक तो है वेस्टर्न मॉडल। वेस्टर्न में भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं, यूएस मॉडल, फ्रेंच मॉडल, उनमें भी डिफरेंस है। और दूसरा है, हम जिसकी बात करेंगे, इंडियन मॉडल। तो देखो, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या होता है और वेस्टर्न में क्या डिफरेंस है, कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में जो स्टेट और रिलीजन, उनमें कंप्लीट वॉल ऑफ सेपरेशन। मतलब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर कुछ भी करोगे, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन दोज प्रैक्टिसेस। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया के केस में अगर लोगों को जो मर्जी करने दिया जाए, तो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में सती, ठीक है, बैन ऑन विडो रीमैरिज, ठीक है, पॉलीगैमी, ऐसी बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस थी। तो स्टेट को ये सामने आना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर करके कि भाई अगर आप गलत प्रैक्टिसेस करोगे, अगर दोज प्रैक्टिसेस विल बी इन डेरोगेशन टू द पब्लिक मोरालिटी, ठीक है, अगर आपकी पब्लिक मोरालिटी अगर हार्म हो रही है, ठीक है, अगला अगर जो है पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है, मोरालिटी अगर हार्म हो रही है, अगर लोगों की हेल्थ अगर खराब हो रही है, तो तब स्टेट को सामने आना पड़ेगा उन प्रैक्टिसेस को बैन करने के लिए। ओके, अभी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो पर्सन कैन डिस्ट्रीब्यूट रिलीजियस बुक्स टू प्रमोट देयर रिलीजन बट कैन नॉट फोर्स एनीवन टू कन्वर्ट थ्रू थ्रेट और डिसेप्शन। आप अपनी किताबों को दे सकते हो, आप भगवत गीता को जो है वो संसार को जागरूक करने के लिए, ठीक है, संसार में जो है वो ज्ञान का सागर बहाने के लिए आप गीता को जो है वो वितरित कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हो, आप जो है जबरदस्ती किसी को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, धोखाधड़ी से, बाई फोर्स, ठीक है, वो वाली चीज है इसमें। अच्छा, अब अगर हम दूसरी बात करें तो फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यह है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप है या कोई सेक्ट है, उसके पास एक राइट है क्या करने का, कि अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का, पहले तो एस्टैब्लिश करने का, कि आप अगर किसी भी एक पंथ से भी बिलोंग करते हो या आप किसी एक पर्टिकुलर फुल्ली एस्टैब्लिश रिलीजन से भी अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप अपने रिलीजन या सेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। आपको खुद अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अफेयर्स को कंप्लीटली मैनेज करने का अधिकार है। आपको कोई नहीं बोलेगा, अगर आप अपने स्कूल खोला है तो आपको कोई नहीं बोलेगा एनसीईआरटी पढ़वाओ वहां पे, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई वहां पर सीबीएसई का करिकुलम लागू होगा। वहां पर आप अपने करिकुलम से जो है वो एजुकेशन या फिर जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है वो आप कर सकते हो। आपके पास में ये राइट है कि आप रिलीजियस अपनी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हो और साथ में जो है वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए किसी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो। आपके पास राइट है कि आप इस काम के लिए, ठीक है, आप जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी अपने तरीके से इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, इन अकॉर्डेंस विद लॉ का मतलब ये है, हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन वे में समझेंगे इन पॉलिटी की क्लासेस में, बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ मतलब ये जो है वो बाकी जो कानून है हमारे देश के, उनके डेरोगेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप जो है इनको एडमिनिस्टर कर सकते हो। रेस्ट्रिक्शंस ये है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स और हार्म सोसाइटी। ठीक है, बाकी कोई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब ये आर्टिकल के अंडर अगर आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो और ये प्रॉपर्टी आपके किसी दूसरे इंसान के बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, सो ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर कि बाकी फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अ रेस्ट्रिक्शन अपॉन दिस द या फिर हम कह सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। मतलब ये फंडामेंटल राइट तभी आपके ऊपर अप्लाई करेगा जब आपका कोई काम किसी दूसरे इंसान के जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट नहीं करेगा, तो ही केवल। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल ऐसे टेंपल, मॉस्क, चर्च एंड गुरुद्वारास कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस सेरेमनीज बट कैन नॉट डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है कि भाई आप मैनेज कर लो अपने गुरुद्वारा, आप मैनेज कर लो, आप टेंपल अपने मैनेज कर लो,
लेकिन अगर आप वहां पर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अगर आप नहीं एंट्री दे रहे हो, तो देन दैट एक्शन इज वायलेटिंग दोज पीपल्स राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट का उनका वायलेशन हो गया, आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, नो टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पजेस, क्योंकि भाई अगर रिलीजियस टेम्पल से, रिलीजियस गुरुद्वारा से अगर टैक्स लिया जाएगा, तो भाई वो फिर टैक्स जो है वो उन्हें यूज करना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूशंस के प्रमोशन के लिए, जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि नहीं कर सकते हैं स्टेट। ठीक है। So the government cannot force people to pay taxes for promoting or maintaining any particular religion. ठीक है। This ensures that public money is not used for religious activities. भाई आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो फिर लोग ये भी बोलेंगे भाई हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, तो अब मंदिरों का डेवलपमेंट भी कराओ। बट स्टेट कैन नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, तो इसीलिए ये काम नहीं किया जाएगा। अब डोंट से कि राम मंदिर जो है वो सरकार ने बनवाया, राम मंदिर सरकार नहीं बनवाया, एक कोर्ट के ऑर्डर पारित हुआ, उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट का गठन हुआ, उस ट्रस्ट के हाथ में वो जिम्मेदारी थी कि वो जो है वो राम मंदिर बनवाए। क्यों मोदी जी ने उसका जो है वो मतलब पूजा की वहां पर, ठीक है, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की, तो इसीलिए की क्योंकि उनको उस ट्रस्ट ने इनवाइट किया था उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें स्टेट ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो मोदी जी डिड नॉट वेंट देयर एज इन हिज कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकली ऑफिशियली। ठीक है, he just went there because he was invited by the trust. Okay, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट अ स्पेशल टैक्स फ्रॉम सिटीजंस टू फंड रिलीजियस इवेंट्स ऑफ एनी वन रिलीजन। ठीक है, किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के किसी भी इवेंट को फंड करने के लिए स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स। ठीक है, स्टेट जो है उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो ऐसा होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शुड बी बैंड इन दोज प्लेसेस। ठीक है। अच्छा, so no religious instruction can be compulsory in government run schools or colleges. Private institutions can provide religious education, but no student can be forced to participate. अब आप हनुमान चालीसा पढ़वाओ, मेरे घर के पास में जो है वो एक स्कूल है, तो वहां देखता हूं मैं कि मंगलवार के दिन जो है वो हनुमान चालीसा वहां पर सब बच्चे जो है बोलते हैं। बट वो स्कूल प्राइवेट स्कूल है, वो कर सकते हैं, वो हनुमान चालीसा जो है वो पढ़वा सकते हैं बच्चों से, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना है हनुमान चालीसा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, अ गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट मेक स्टूडेंट रिसाइट प्रेयर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। अच्छा, तो अगला क्या है इसमें कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, ये सेक्युलरिज्म को इंश्योर करता है। जो मैंने आपको सेक्युलरिज्म बताया अभी कि भाई वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, तो इंडियन सेक्युलरिज्म में ये है कि भाई स्टेट जो है वो इंटरवीन करेगा, ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा होगा रिलीजन में, बट वैसे जो है वो इक्वी डिस्टेंट बना के रखेगा सभी रिलीजन से। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म को जो है वो प्रोमोट किया जाता है इस फंडामेंटल राइट के द्वारा। ठीक है। दूसरा है कि जो लोगों की पर्टिकुलर चॉइस है इन द मैटर्स ऑफ देयर प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उसको प्रमोट किया गया है। ठीक है, नहीं तो कुछ जो मेजोरिटी कम्युनिटीज हैं वो जो है अपने रिलीजन को इम्पोज कर देंगे फिर माइनॉरिटी के रिलीजन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करता है, और साथ में जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, बाय इंटरवेंशन, बाय टाइम टू टाइम इंटरवेंशन जो है वो हार्मफुल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है वो क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। ठीक है। हम अगला देखते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो क्या मतलब है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? इसका मतलब है कि द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनका कुछ पर्टिकुलर जो कल्चर है या उनके जो एजुकेशनल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इस फंडामेंटल राइट में। ठीक है, ताकि कोई भी जो है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो। ठीक है, सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने अपने एजुकेशन को प्रमोट करने की। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी कम्युनिटीज कैन मेंटेन देयर हेरिटेज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। मतलब ऐसा है कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है मानो, तो उसकी एक सदियों से चली आ रही कोई एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, कोई एक मतलब मान के चलो कोई एक एजुकेशन है उसका, कोई एक कल्चर है उसका। ठीक है, तो उसके पास में ये राइट है कि वो अपना कल्चर, अपना हेरिटेज जो है जो सदियों से वो संवारते आ रहे हैं, उसको वो मेजोरिटी के अग्रेशन से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें व्हाई दीज राइट्स आर इंपॉर्टेंट, तो इन अ डेमोक्रेसी ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो नेचुरली जो है वो पावर होल्ड करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, अब देखो 50%
प्लस सीट्स चाहिए होती हैं लोकसभा में भी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, स्टेट में भी वही सेम सीन है। 50% से ज्यादा जो है वो क्या होता है कि हमेशा जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो जीतेगा। ठीक है, वोट सबसे ज्यादा डालने वाले मेजोरिटी कम्युनिटी के यूजुअली होते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये नेचुरल सी बात है कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी कम्युनिटी के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर रहती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा पावर रहती है, इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी का पिलर ये है कि पावर किसी के पास भी रहे, बट क्या माइनॉरिटी के राइट्स वहां प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पावर मेजोरिटी के हाथ में रहने के बावजूद भी अगर वहां पे माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, then that is the true democracy. Okay, so हम बात करेंगे the constitution provides special safeguards to minorities so that their culture, language and education are not suppressed. ठीक है, तो ये स्पेशल सेफगार्ड दिए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ताकि मेजोरिटी जो है वो डेमोक्रेसी में उनकी कल्चर को सप्रेस ना कर दे। ठीक है, अच्छा, विदाउट दीज राइट्स माइनॉरिटीज माइट लूज देयर आइडेंटिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजोरिटी। तो इसीलिए जो है वो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसके दो की प्रोविजंस है। ठीक है, तो की प्रोविजन नंबर 1 है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और दूसरा है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इसका ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। इसमें ये है कि कोई भी सेक्शन, इस बात को समझना, यहां पर केवल जो है वो नंबर वाइज माइनॉरिटी की या मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अगर मेजॉरिटी जैसे मान लो हिंदू कम्युनिटी भी है, हिंदू कम्युनिटी में लेट से एक जो है वो छोटा ग्रुप है लिंगायत। ठीक है, तो लिंगायत है, उनकी मान के चलो लेट से एक स्पेशल लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके पास भी ये राइट होगा कि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने स्क्रिप्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट जो है उन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि भाई आप भी जो है लिंगायत हो, आप बोलोगे भाई हम लिंगायत हैं, तो आप बोलोगे भाई आप किसकी वर्शिप करते हो, आप बोलोगे हम जो है वो शिव लिंग की वर्शिप करते हैं, लिंग। ठीक है, जो साइन सिंबल ऑफ शिवा, तो बोलेंगे भाई हम शिवलिंग की वर्शिप करते हैं। आप बोलेगे कि भाई आप हिंदू हो, तो बोलेंगे नहीं हम हिंदू नहीं है, हम लिंगायत हैं, क्योंकि लिंगायत मोस्टली बोलते हैं ये बात, हम लिंगायत हैं। तो क्या गवर्नमेंट उनको ये फोर्स कर सकती है कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, सनातन धर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। उनके पास वो मेजोरिटी का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब वो वैसे तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि शिव भगवान जो है वो हिंदू कम्युनिटी के ही गॉड माने जाते हैं, बट फिर भी जो है वो उनके पास ये राइट है कि वो अपने अलग कल्चर, अलग स्क्रिप्ट, अलग जो है वो एक कल्चर को जो है वो अलग लेके चल सके। ठीक है, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि प्लीज गेट एसिमिलेटेड इनटू द हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड है इन एडमिशन टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। जबरदस्ती जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फॉर एडमिशंस टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट या फिर अगर गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को एड भी दे रही है तो उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के मामले में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू अ गवर्नमेंट स्कूल इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र बेस्ड लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे देखेंगे इसका सेकंड प्रोविजन क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। देखो इसमें क्या है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू सेट अप एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनके पास ये राइट है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट जो है एड दे भी सकती है, बट मस्ट फॉलो जनरल रूल्स ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो कि भाई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया और भाई वहां पर जो है केवल कुरान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, या केवल गीता पढ़ा रहे हैं बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर केवल जो है बाइबल पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ बेसिक जनरल रूल्स होते हैं एजुकेशन के जो फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है वो आप अपना पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करके एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट आकर के ये नहीं बोल सकती है कि आपने जो अपना चेयर पर्सन सेलेक्ट किया,
अपना प्रिंसिपल सेलेक्ट किया, अपना स्टाफ सेलेक्ट किया, वो पर्टिकुलर रिलीजन से क्यों है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों है, सबको ओपन क्यों नहीं कर रहे हो ऑफिसेस? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात है कि हु इज कंसिडर्ड माइनॉरिटी, इन सभी में माइनॉरिटी कौन है? तो माइनॉरिटी मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू कुछ जगह पर रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज। अब हिंदू यहाँ पर कैसे? तो हिंदू बेसिकली जैसे अगर आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो वहां पर क्या है, हिंदू आर इन माइनॉरिटी, ठीक है। आप बात करोगे किसी और जगह पर, जैसे पंजाब में हिंदूज क्या है, आर इन माइनॉरिटी, तो उनके पास भी ये राइट होगा, मुस्लिम्स के पास भी ये राइट होगा, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सभी के पास ये राइट होगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? पीपल हु स्पीक अ लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। जैसे अब मान लो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी के अलावा अगर कोई कोई लैंग्वेज बोलता है तो और वो जो है वो पूरे स्टेट में मेजोरिटी लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी नहीं है, तो उस लैंग्वेज को जो है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज माना जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स, ठीक है। सिक्स आर अ मेजोरिटी इन पंजाब बट अ माइनॉरिटी इन हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का अगर बात होगी तो वहां पर वो माइनॉरिटी में है, बट अगर पंजाब की बात होगी तो वहां पर वो मेजोरिटी में है, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग पीपल आर अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश बट अ माइनॉरिटी इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये बात है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। इससे क्या फायदा होता है? इससे डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। सभी लोगों को अधिकार है भाई अपने अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का, मेंटेन करने का, ठीक है। इससे क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट होता है, इससे जो माइनॉरिटी का डेवलपमेंट इंकरेज होता है, माइनॉरिटी अपने अपने स्क्रिप्ट, अपने अपने लैंग्वेजेस को डेवलप कर सकते हैं, कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, एंड दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट विच डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, बट आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्या है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स को खाली देना तो कोई फायदेमंद ही नहीं रहेगा। फंडामेंटल राइट्स को आप दे दे रहे हो लोगों को, बट आप कोई मैकेनिज्म ही नहीं रख रहे हो कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो लोग क्या करेंगे फिर। तो फंडामेंटल राइट्स आर मीनिंगलेस इफ देयर इज नो वे टू एनफोर्स देम, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा फिर तो फंडामेंटल राइट्स देने का। तो इसीलिए दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिससे कि सिटीजंस क्या है कि कोर्ट्स में जा सकते हैं डायरेक्टली, अगर नॉट बाय जस्ट अपील बट डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226, इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है। दिस राइट इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये तो खुद ही जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एंड नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे ये इंश्योर होता है कि सब लोगों के राइट्स जो है वो गवर्नमेंट एक्शन से वायलेट ना हो, अगर हो जाए तो वो दोबारा से रीस्टोर हो सके, ठीक है। सिटीजंस कैन डायरेक्टली अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर जस्टिस, ठीक है। इट प्रिवेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पॉलिसीज फ्रॉम अफेक्टिंग पीपल्स राइट्स, ठीक है। हम बात करेंगे हाउ कैन हु कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। भाई कोई भी वायलेट कर सकता है, स्टेट भी वायलेट कर सकता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। भाई कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है वायलेट कर सकता है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल मान लो आपको अरेस्ट कर ले, आपको जबरदस्ती बंदी बना के कहीं रख ले, तब ठीक है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन आपके राइट्स को वायलेट कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, जैसे गवर्नमेंट मान लो एक लॉ पास कर देती है कि भाई न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया, द हिंदू को कल से इंडियन एक्सप्रेस को बैन कर दिया गया। वो क्या है? आपके राइट्स का वायलेशन है, साथ में उन लोगों के जिन लोगों के न्यूज़पेपर हैं वो उनके राइट्स का वायलेशन है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। चैलेंज इन कोर्ट एज इट वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी सीक रेमेडी। हम क्या कर सकते हैं अगर जो है आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो सिटीजन जो है वो डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226,
सिक्स, कोर्ट के पास में ये पावर है कि अगर कोई ऐसा लॉ या पॉलिसी है जो आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, या फिर ऑर्डर करे किसी भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन को या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी को या प्राइवेट इंडिविजुअल को कि वो जो जिसने आपके राइट को वायलेट किया है वो आपके राइट को रीइंस्टेट करे। ठीक है। अच्छा, या फिर प्रोवाइड कंपनसेशन, अगर आपको कोई हार्म हुआ है, अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो आपको जो है उस इंजरी के रीइंस्टेटमेंट के लिए कोई कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो और बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो। ठीक है। अब हम बात करेंगे रिट। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि जैसे आप मान के चलो कि आप गए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, कि भाई हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ऐसे केस में हाई कोर्ट के पास में ज्यादा बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जो 5 रिट्स हैं इनको इशू कर सकता है केवल फंडामेंटल राइट्स के रीइंस्टेटमेंट के लिए। बट हाई कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो रिट्स को, इन्हीं रिट्स को इशू कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर रीइंस्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो हम रिट्स की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स को इशू करते हैं। ठीक है। जैसे आप गए, मेरा ये राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को इशू करेगा। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशनरी सर्चरी और क्वो वारंटो। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? टू प्रोड्यूस बॉडी। इसका लिटरल मतलब है, मतलब क्या है? तो हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको इलीगल तरीके से, चाहे वो पुलिस हो या कोई वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, अगर उसने आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया है तो आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे फॉर इशूइंग ऑफ द हेबियस कॉर्पस रिट, और हेबियस कॉर्पस इशू किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी इंसान को इलीगल तरीके से जेल ना हो। ठीक है। दूसरा है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कोई भी पब्लिक ऑफिशियल को या अथॉरिटी को डायरेक्ट करता है कि भाई आप अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो करो उस काम को, अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो करिए उस काम को। ठीक है। फिर है आपका प्रोहिबिशन, या कह सकते हो प्रोहिबिशनरी। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसका क्या मतलब है कि कोई हायर कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है कोई भी लोअर कोर्ट को, क्या करने के लिए? फ्रॉम ओवर स्टेपिंग इट्स अथॉरिटी। ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव रिट। ठीक है। प्रिवेंटिव रिट का क्या मतलब है? प्रोहिबिशनरी मतलब ये वर्ड से एसोसिएट कर लेना, प्रिवेंटिव रिट मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू कर रहा है ये कहते हुए कि भैया आप जो काम करने जा रहे हो, आप जिस केस के साथ डील कर रहे हो, वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो आपके एरिया ऑफ गवर्नेंस में नहीं आता। इसीलिए या तो आप उसको क्वैश कर दो, देखना बंद कर दो, और या फिर आप उसे हमें ट्रांसफर कर दो। दिस इज प्रोहिबिशन। अच्छा, सर्श्योरेरी। सर्श्योरेरी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब ट्रांसफर्स अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट इफ द लोअर कोर्ट एक्टेड बियॉन्ड इट्स पावर। ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। मतलब अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर से आगे जाके कोई एक्ट कर देता है तो उस केस में इशू किया जाता है। ठीक है। ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं था और उसको अपने पास ले लिया जाता है। अगला है क्वो वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? पूछा जाता है किस अथॉरिटी, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को, अगर कोई, मतलब मान के चलो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस या कोई भी पब्लिक ऑफिस है, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस कोई इंसान होल्ड कर लेता है और लेकिन वो लीगली उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहा है तो उसको ये इशू किया जाता है, ये कहते हुए कि भाई किस अथॉरिटी से आपने ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है, खाली करिए इस पब्लिक ऑफिस को। ठीक है। आपके लिए नहीं है पब्लिक ऑफिस, तो ये रिट उसके लिए है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी समझाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकस स्टैंडाई। मतलब आप कभी भी अगर लिटिगेट कर रहे हो कोर्ट में तो आपसे यूजुअली ये पूछा जाएगा कि आपका क्या स्टैंड है इस केस को लेके, व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई ऑन दिस केस। बट कुछ महान जजेस जैसे जस्टिस पीएन भगवती, उन सभी ने क्या किया कि उन्होंने जो है ये कहा कि अगर आप पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल हो और आप ये देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों के कुछ राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं,
और वो लोग बिकॉज ऑफ बीइंग डाउन ट्रोडेंट या किसी कारण से कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं उन राइट्स के रीइंस्टेटमेंट के लिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो कोर्ट में, कोर्ट आपसे नहीं पूछेगा आपका स्टैंड क्या है इसमें। कंडीशन बीइंग कि बहुत सारे लोगों के राइट वायलेट हो रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अप्रोच टू द कोर्ट, ठीक है। अच्छा, तो PIL allows any person to approach the court if a law or action affects public interest, लोगों का इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है। Even a simple letter or a postcard to a judge can become a PIL। आप सिंपल लेटर लिख के दे दो, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है PIL का, ठीक है। PIL has expanded the access to justice for the poor और marginalized। जो मार्जिनलाइज या पुअर लोग हैं उनके लिए जस्टिस का एक्सेस बढ़ा दिया गया है। वो खुद नहीं जा सकते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है उनके बिहाफ पे, ठीक है। PIL जो है जैसे फाइल की गई थी टू बैन द चाइल्ड लेबर इन डेंजरस इंडस्ट्रीज, कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्शन लिया, ठीक है। हम बात करते हैं व्हाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी देखा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना आए जुडिशरी को पार्लियामेंट से, ठीक है। जजेस हैव द पावर टू रिव्यू एंड कैंसिल एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिसी। जजेस के पास ये पावर होती है कि कोई भी लॉ या पॉलिसी लेजिस्लेचर का लॉ या एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी कोई भी अगर वायलेट कर रही है किसी की भी फंडामेंटल राइट्स को या फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। अगर इन्फ्लुएंस होगा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के ऊपर तो क्या वो ऐसा काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ताकि वो कर पाए इस काम को अच्छे से, ठीक है। द जुडिशरी इंश्योर दैट सिटीजंस राइट्स आर प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। हमेशा उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, इस चीज को इंश्योर किया जाता है, ओके। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे देश का फाउंडेशन है, ठीक है। दे आर नॉट दी ओनली राइट सिटीजन है, उसके अलावा भी लोगों के पास में राइट्स होते हैं। ब्रॉड डेफिनेशन हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो केवल जो चीजें वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है केवल वो नहीं है आपके फंडामेंटल राइट्स, उससे कई गुना आगे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे जुडिशरी कई बार क्या कहती है, जैसे जुडिशरी ने एक बार कहा था भाई आर्टिकल 29 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि आप जो है वो किसी इंसान को बस मार नहीं रहे हो, भाई उसको आप जरूरी है कि जीने के लिए उसको पानी चाहिए, उसको साफ पानी, उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए, डिजीजेस ना हो उसको, ये सब चीजें बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ, जैसे एक कहा था राइट टू प्राइवेसी भी है, ठीक है। राइट टू लाइफ में आपको जीने के लिए प्राइवेसी भी चाहिए, तो राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट आर्टिकल 21 ओनली। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जुडिशियल इंटरवेंशंस ने या इंटरप्रिटेशंस ने जो राइट्स के डेफिनेशन है उनको एक्सपैंड किया है, ठीक है। कई नए लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ और कई सारे और लॉज हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जैसे MTP एक्ट हो गया, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस राइट ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। राइट टू लाइफ ऑफ अ वुमेन, अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, कि भाई वो एक सर्टेन पीरियड तक अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा सकती है, ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर से। तो लॉज भी कई बार जो है वो मतलब एक्सपैंड करते हैं मीनिंग ऑफ राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड पब्लिक डिमांड, ठीक है। तो कई सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, पब्लिक डिमांड्स हैं जो ब्रॉड करती हैं राइट्स की डेफिनेशन को, ठीक है। जैसे LGBTQ डेफिनेशन उसकी है ना, तो वो भी जो है वो कई डिमांड्स हुई, कई डेमोक्रेटिक जो है वो प्रोटेस्ट चले, तब जाकर के एक्सपैंड हुआ, ठीक है, उसका डेफिनेशन। अच्छा, MTP वाला जो है आपको लगेगा फिर ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ठीक है, तो उस पे कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। डोंट थिंक कि अभी उस पे जो है वो आप मतलब सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। MTP कैसे है उस पे कभी बात करेंगे बाद में, ठीक है। इंटरनेशनल कई ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं ह्यूमन राइट्स पे या किसी चीज पर, ठीक है, तो जो कि राइट्स के डेफिनेशंस को ब्रॉडन करते ही करते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A को जो है वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन को लाया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ब्रॉड करके, ठीक है। कहा गया आर्टिकल 19 में केवल आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है बट आपके पास साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। हम बात करेंगे एक्सपेंशन थ्रू लीगल राइट्स। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं क्योंकि जो नॉट फंडामेंटल राइट्स बट आर गारंटीड बाय द लॉ, ठीक है, उनको कहते हैं, हमने पहले ही देख लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या लीगल राइट्स, ठीक है। अच्छा, सो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ओरिजिनली तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ था, बट उसको बाद में जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। जैसे राइट टू वोट है, तो राइट टू वोट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट है वो आपका, लेकिन वो आपके फंडामेंटल राइट में नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये आपके लॉ के द्वारा, ये एक लॉ के द्वारा जो है वो दिया गया है आपको, मतलब ये एक्सपेंशन ही है वैसे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट दिस इज नॉट सर्टेनली अ कॉन्क्रीट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, ओके। अच्छा, if someone is denied the right to vote, they can approach the court as it is the constitutional right। अच्छा, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, बट अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ओके। तो एक्सपेंशन थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट की भी कई ऐसी जजमेंट्स नहीं है जिन्होंने राइट्स के मीनिंग को जो है वो एक्सपैंड किया है, ठीक है। जैसे आपका राइट टू लाइफ मैंने आपको बताया, तो राइट टू लाइफ में ये कहा गया कि भाई एक इंसान के पास राइट टू लाइवलीहुड, एक जरिया भी होना चाहिए अर्न करने का, उसके पास फूड भी होना चाहिए, उसके पास एक क्लीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई लोगों की राइट टू लाइफ में राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। सो दिस वाज इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कुछ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल राइट्स बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ, क्योंकि दे आर एक तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इवन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी ऑल्सो। ऐसा होता है कि क्या होता है कि जैसे आप क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू एंजॉय सर्टेन राइट्स, ठीक है। तो वो कैसे राइट्स होते हैं, जैसे डिग्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, इवन इफ किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं भी मेंशन्ड है तब भी उनके पास ये राइट्स होंगे, क्यों? बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन राइट्स, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग यू एंजॉय दीज राइट्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोसोवो में जिन अल्बेनियन के साथ गलत हुआ, उनके पास ये थे, ह्यूमन राइट्स तो सर्टेनली थे, बट बात ये थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं गारंटी किए थे इन राइट्स को, ठीक है। अच्छा, कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन हो गया, ये भी कई बार जो है वो गवर्नमेंट्स को पुश करती रहती है कि भाई इन राइट्स को आप इंक्लूड करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे आपको कोई टॉर्चर ना करे, स्लेवरी ना हो, एजुकेशन मिले, ठीक है, हेल्थ केयर मिले, प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी, कई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो है वो इन चीजों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंडिया में फंडामेंटल राइट एज रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2017, ठीक है। बिफोर दैट वो केवल ह्यूमन राइट्स का पार्ट था, नॉट एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉज, ठीक है। अच्छा, हम एक और स्लाइड देख लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स इन अदर डेमोक्रेसीज। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स, ठीक है। जैसे अफ्रीका के अंदर एक अलग सेट ऑफ राइट्स थे, कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज होंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वहां की भी, ठीक है, बट वहां पर थोड़े डिफरेंट राइट्स थे, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, जैसे वहां पर भी था, हेल्दी एनवायरनमेंट तो अफ्रीका में भी था, हाउसिंग भी था, ठीक है, हेल्थ केयर, फूड, वाटर, ये सब भी था। बात अलग है, पहले डिनाई किया जाता था, बट बाद में जो है वो पार्ट बन गया 1994 के बाद अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का भी, ठीक है। अच्छा, तो अफ्रीका, इन अफ्रीका द गवर्नमेंट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल सिटीजंस, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो वैरी करते हैं, डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी जो राइट्स हैं वो वैरी करते हैं। रियली थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल कि आप सभी ने ये लेक्चर देखा, ठीक है। आई एम रियली ग्लैड। अगर कोई भी आपका फीडबैक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है गूगल डॉक्स की, आप प्लीज उसको क्लिक करके अपने रिव्यू दे सकते हैं, अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि 24 आवर्स के विद इन जो है मैं उस क्वेरी का आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ओके।